गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नए पाठ की ओर चलेंगे जिसकी रचना आर के मूर्ति जी ने की है और पाठ संख्या 8 है और पाठ का नाम है ऐसे थे आशुतोष। तो सर आशुतोष मुखर्जी एक शिक्षा शास्त्री थे, समाज सेवक थे और इसके साथ ही साथ वे एक देशभक्त भी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए वे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ऊंच नीच के भेदभाव में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और आशुतोष जी मानवीय समानता के पक्षधर थे कि मनुष्य तो मनुष्य होता है, उसको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ कहने का कोई हक नहीं है और ना दूसरे व्यक्ति को अपनी जाति और धर्म के आधार पर खुद को नीचा मानने की ज़रूरत है। मनुष्य मनुष्य है और सभी मनुष्य एक समान होते हैं। यही कारण है कि अंग्रेज़ों की जो शासकीय प्रवृत्ति थी उसको वो सह नहीं पाए। अंग्रेज़ों के ठसकपूर्ण व्यवहार का उन्होंने प्रतिकार किया। ठसकपूर्ण व्यवहार मतलब जो रोबीला व्यवहार था कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, अंग्रेज ऐसा मानते थे और उसका उन्होंने प्रतिकार किया। आइए उनके जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं कि गाड़ी प्लेटफार्म पर लग चुकी है साहब, कहते हुए गेट पर खड़े रेलवे कर्मचारी ने सर आशुतोष मुखर्जी की ट्रेन की ओर चलने का संकेत किया। मतलब ट्रेन का एक कर्मचारी था, उसने आशुतोष मुखर्जी से कहा कि सर गाड़ी प्लेटफार्म पर लग चुकी है। हाथ में अपना ब्रीफ केस थामे श्री मुखर्जी जल्दी से प्लेटफार्म पर पहुंच गए और अपने उस मित्र की प्रतीक्षा करने लगे जो उनको छोड़ने आने वाला था। जल्द ही वह दिखाई दे गया। दोनों साथ साथ फर्स्ट श्रेणी के एक डिब्बे में बढ़ गए। आशुतोष डिब्बे में चढ़े और उन्होंने सीट पर ब्रीफकेस रख दिया और खिड़की के पास बैठकर प्लेटफार्म पर खड़े अपने मित्र से बतियाने लगे। जनरली यही होता है ना, आप ट्रेन में जाए किसी को छोड़ने के लिए तो बंदा जिसको जाना है वो जा कर के अंदर सीट कवर कर लेगा, खिड़की के पास बैठ जाएगा, आप प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएंगे और जब तक ट्रेन चली नहीं जाती तब तक हम लोग सोचते हैं कि कुछ बातें कर लें। तो बस वही होने लगा। लगता है पूरा डिब्बा तुम्हारा ही है, मित्र चुटकी लेते हुए मित्र ने कहा। मतलब आशुतोष जी से उनके दोस्त ने चुटकी लेते हुए कहा, मज़े लेते हुए कहा, लगता है भाई पूरा डिब्बा तुम्हारा ही है ना। ऐसा बहुत देर नहीं होगा, यह कंपार्टमेंट 2 के लिए है। मुझे विश्वास है किसी न किसी स्टेशन पर मुझे कोई साथी मिल ही जाएगा। भगवान करे कोई अच्छा हमसफ़र मिले। हमसफ़र जो साथ साथ सफ़र कर रहा हो वही हमसफ़र होता है। पर कोई भरोसा नहीं, अक्सर मुझे अंग्रेज़ों के साथ सफ़र करना पड़ता है। वे बहुत घमंडी होते हैं और अपनी सेखी बघाड़ते हुए हमें इस तरह नीची निगाहों से देखते हैं जैसे हमसे बहुत ऊंचे हैं। पर इनमें उनका क्या दोष है? वे राजा हैं और हम प्रजा हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे हैं इसलिए वो राजा हो गए और हम प्रजा हो गए। यह प्रभुता ही उनको ऊंचा और शक्तिशाली बनाती है। प्रश्न यह है कि वे कितने दिन और राज करेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कब तक चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे। आशुतोष बाबू की बात पूरी भी नहीं हुई कि गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। मतलब आशुतोष बाबू अपने दोस्त से बतिया रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं ये अंग्रेज हमारे देश में कब तक शासन करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हम इनको खदेड़ नहीं देंगे, जब तक हम चुपचाप सब कुछ सहन करते रहेंगे तब तक ये हमें छोड़ करके जाने नहीं वाले हैं। हमको इनकी दास्तां, इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि आशुतोष जी अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए थे और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। इंजन की लंबी सीटी के बाद गाड़ी सरकने लगी। आशुतोष जी ने तुरंत अपने दोस्त से हाथ मिलाया और विदा ली, अलविदा कहा, बाय बाय। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई गाड़ी भग भग करती हुई आगे बढ़ गई और प्लेटफार्म आंखों से ओझल हो गया। प्लेटफार्म निकल गया। जल्द ही नगर पीछे छूट गया। अब घरों की जगह आंखों के सामने हरियाली आ गई। अलौकिक दृश्य था। अलौकिक ऐसा लगता है जैसे हम अपने लोक में हैं ही नहीं, इस धरती में हैं ही नहीं, किसी दूसरे लोक में आ गए हो जहाँ ईश्वर का निवास हो। अलौकिक दृश्य था।
खेतों में खड़ी धान की फसल हवा में थिरक रही थी। थिरकना, इधर उधर, जब हवा चलेगी तो कभी पौधे इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी फिर इधर होंगे, कभी फिर इधर होंगे। तो अलौकिक दृश्य था। फसल थिरक रही थी, पेड़ों की टहनियाँ झूम रही थी। जब हवा चलती है तो पेड़ों की टहनियाँ कभी नीचे आती, कभी ऊपर, कभी झुकती हैं, कभी इस तरफ झुकती, कभी उस तरफ झुकती, लगता है जैसे झूम रही हैं, मदमस्त होकर के। आशुतोष मंत्रमुग्ध होकर इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो गए। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और सब कुछ दिखना बंद हो गया। छोटे छोटे तारे रात के अंधकार में टिमटिमा उठे। देखते ही देखते से पूरा आकाश नन्हे चमकते सितारों से जगमगा उठा। आशुतोष जी पूर्ण मनोयोग से सितारों को समूह को देखने लगे। हरा तारा, वे चौंके, यह कैसे, और इतना नीचे, यह कैसे संभव है? इट्स इम्पॉसिबल। शीघ्र ही वे समझ गए कि यह हरा तारा दूर से चमकता हरा सिग्नल था। लगता है कोई स्टेशन आने वाला है। गाड़ी धीमी होती हुई प्लेटफार्म पर रुक गई। मतलब प्लेटफार्म पर रेड, येलो और ग्रीन कलर की सिग्नल्स लगे होते हैं और वे सिग्नल्स गाड़ी को रोकने का या चलने का काम करते हैं। तो रास्ते में एक हरा तारा था। तो उन्होंने सोचा यह तारा है, लेकिन उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई स्टेशन आने वाला है और गाड़ी वहाँ पर रुक गई। प्लेटफार्म पर चहल पहल थी। कुछ यात्री उतर रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे। सिर पर भारी सामान लादे कुली तेज डगमगाती चाल से भाग रहे थे। गरम चाय की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। आशुतोष को अपने सभी पैरों की आहट सुनाई पड़ी। एक अंग्रेज को उन्होंने डिब्बे में चढ़ते देखा। तो यह है मेरा हमसफर, आशुतोष जी बड़बड़ाए। वह अंग्रेज लंबे कद का हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। आशुतोष से नजर मिलते उसने नागभाव सिकोड़ ली। आशुतोष जी समझ गए कि यह एक बददिमाग अंग्रेज है, उससे कोई वास्ता न रखा जाए। सोचकर वे सिर घुमाकर बाहर की चहल पहल देखने लगे। इसी बीच कुली अंग्रेज का सामान सीट से नीचे रख पैसों का इंतजार करने लगा। अंग्रेज ने उसे एक सिक्का दिया। कुली ने अदब से सिर झुकाया और गाड़ी से उतर गया। अंग्रेज ने हिकारत से आशुतोष को घूरा। हिकारत मीन्स डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट या अनादर। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। शायद उसने सोचा था कि यह हिंदुस्तानी उठकर उसकी आवभगत करेगा, पर आशुतोष तो अपने में ही मग्न थे। शायद उसके क्रोध का यही कारण था। अब आशुतोष को विश्वास हो गया कि सहयात्री जो है वह मगरूर है। मगरूर मीन्स इगोइस्ट है, अहंकारी है। अधिकतर अंग्रेज होते ही ऐसे हैं, किसे परवाह है। सोचते हुए आशुतोष सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने ब्रीफ केस पर मोटा तौलिया लपेटकर तकिए की शक्ल देते हुए उसको सीट के एक छोर पर रखा, उस पर सिर टिका दिया। अंग्रेज की तरफ पीठ करके जल्दी ही नींद में खो गए। अंग्रेज अपने बैग से एक पुस्तक निकाल करके पढ़ने लगा। अब सोया जाए यह सोचकर उसने पुस्तक एक ओर रख दी, अपना बिस्तर बिछाया, कोट और टाई उतारकर खूंटी पर टांग दी और जूते उतारकर सीट के नीचे खिसका दिए। तभी उसकी नज़र आशुतोष की चप्पलों पर पड़ी। बिना एक पल गंवाए उसने चप्पलों को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। चप्पलें दूर जा गिरी। यह गंवार उठकर चप्पलों को ना पाएगा तो बौखला उठेगा। अंग्रेज कल्पना में ही सुबह के उस दृश्य का आनंद लेने लगा कि सुबह क्या होगा। वह सोच करके वह अंग्रेज मजा ले रहा था। उसने लाइट बंद की। अपनी करनी से रोमांचित होकर के वह लेट गया और कुछ ही देर में उसको नींद आ गई। सुबह 4 बजे के आसपास आशुतोष की नींद खुली। चलो हाथ मुंह धोकर ताज़ा हुआ जाए। वे चप्पलें निकालने के लिए झुके, पर चप्पलें तो वहाँ थी ही नहीं। आशुतोष जी हैरान हो गए, कहाँ जा सकती हैं। उन्हें अच्छी तरह याद था कि चप्पलें उतारकर उन्होंने सीट के नीचे रखी थी। उन्होंने इधर उधर झांका। उनकी नज़र अंग्रेज पर पड़ी और मामला क्या था वो अंग्रेज को देखते ही समझ गए। अच्छा, तो यह बात है, इन महाशय ने मेरी चप्पलें फेंक दी। उनसे पहले इनके कई मित्र यह सब भुगत चुके थे।
छोड़ूंगा नहीं, इस शैतान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र नहीं भूलेगा। लेकिन कैसे? सोचते हुए आशुतोष ने चारों ओर देखा। उनकी नज़र लटकते हुए कोट पर पड़ी। उन्होंने कोट को खूंटी से उतारकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसके बाद आराम से प्रस्थान कक्ष में जाकर दांत साफ किए, फिर मुंह धोए। तरोताज़ा होकर आशुतोष नंगे पैर अपनी सीट पर आ बैठे। अंधेरा खत्म हो चुका था और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा झलकने लगी थी। सूर्य निकल आया और उसके कुछ घंटों बाद अंग्रेज की नींद खुली। लेटे ही लेटे उसने खिड़की से बाहर झांका। उसकी नज़रें सुबह के सौंदर्य में अटक गई। कुछ देर बाद उठकर वह प्रसाधन कक्ष की ओर बढ़ गया, टॉयलेट गया। हाथ मुंह धो मस्ती के आलम में लौटा। कमीज का ऊपर का बटन बंद करते हुए उसने कोट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। कोट तो वहाँ था ही नहीं। कोट कहाँ गया? लगता है इस हिंदुस्तानी ने मेरा कोट चुरा लिया। देसी लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ है मेरा कोट? अंग्रेज आग बबूला होते हुए चिल्लाया। आग बबूला मीन्स गुस्से में लाल पीला हो गया। आशुतोष ने अंग्रेज कर घूर कर देखा। तुम्हारा कोट? हाँ, मेरा कोट। रात को सोने से पहले मैंने खुद इस खूंटी पर टांगा था, अब यहाँ नहीं है। कहते हुए उसने आशुतोष की अटैची को घूरा जैसे कोट उसके अंदर हो। मुझे पता है तुम्हारा कोट कहाँ है। नपे तुले शब्दों में आशुतोष बोले। पता है? तो फिर जल्दी बताओ, मुझे फौरन अपना कोट चाहिए। कहाँ है मेरा कोट? अंग्रेज गरज कर बोला। तुम्हारा कोट मेरी चप्पलें लेने गया। जाओ, जाकर दोनों को ले आओ। होठों ही होठों में मुस्कुराते हुए आशुतोष ने कहा। अंग्रेज स्तंभित हो गया, मतलब आश्चर्यचकित। उसकी समझ में आ गया था कि हिंदुस्तानी उसका गुरु है। उसका खेल खत्म हो चुका था और चुप रहने में उसकी भलाई थी। अपनी मक्कारी का पता लगने से, मक्कारी मीन्स चालाकी का पता लगने से वह अपने को असहज महसूस कर रहा था। उसमें इतना साहस नहीं था कि वह आशुतोष को दूसरे डिब्बे में जाने के लिए कहे। अगले स्टेशन पर गाड़ी रखते ही उसने कुली को आवाज़ देकर सामान दूसरे डिब्बे में ले जाने को कहा और चुपचाप खुद भी चला गया। आशुतोष की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। आखिर उन्होंने अंग्रेज को सबक सिखा ही दिया। अंग्रेज की परेशानी से वे गदगद थे। जैसे को तैसा, बिल्कुल सही मुहावरा है। जैसे को तैसा सठे साठ्यम समाचरित। सठे साठ्यम समाचरित मतलब मूर्ख के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना ही उचित है, उन्होंने स्वयं से कहा। और पूरी घटना से आत्मविभोर आशुतोष आराम से पीठ पीछे टिकाकर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करे हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।